हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी एटीएम मशीन कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पर्सन है मिस्टर अहमद, वो एटीएम मशीन पे जाते हैं और अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो एटीएम मशीन उनको वेलकम मैसेज देती है और उसके बाद मिस्टर अहमद पूछते हैं कि बताएं मेरे अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है। तो एटीएम मशीन उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट चेक करता है कि इस अकाउंट में कितने पैसे हैं और उसको मैसेज मिलता है कि आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है। और उसके बाद मिस्टर अहमद कहते हैं कि मेरे करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें। तो एटीएम मशीन ये चेक करती है कि जितनी अमाउंट मैंने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, क्या वाकई उस अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर अहमद ने 4000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में। तो एटीएम मशीन चेक करेगी कि क्या करंट अकाउंट में पहले 4000 रुपये मौजूद हैं भी या नहीं। अब क्योंकि मिस्टर अहमद के करंट अकाउंट में 4000 रुपये मौजूद हैं, तो एटीएम मशीन रेडी होगी ट्रांसफ़र करने के लिए 4000 करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में। तो चलें अब हम अज्यूम करते हैं कि जब एटीएम मशीन करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रही होगी तो हमारे पास पावर सप्लाई कट हो जाती है या हमारे पास एटीएम मशीन बंद हो जाती है। तो जब हमारे पास एटीएम मशीन दोबारा से ऑन होगी तो मिस्टर अहमद पूछते हैं कि बताएं मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो अब मिस्टर अहमद को ये पता चलता है कि उसके करंट अकाउंट से 4000 रुपीज़ तो मैनेज हो गए हैं, लेकिन उसके सेविंग अकाउंट में 4000 रुपीज़ प्लस नहीं हुए। तो अब ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर राशिद और मिस्टर जवाद दो फ्रेंड्स हैं और एक कॉमन अकाउंट को शेयर कर रहे हैं। अब दोनों ये पर्सन दो डिफरेंट मशीन पे एक ही टाइम पे जाते हैं और कुछ रकम विदड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मिस्टर राशिद ने और मिस्टर जवाद ने दोनों ने कार्ड इंसर्ट किए तो उनको वेलकम मैसेज मिला। अब जब दोनों क्वेरी करते हैं कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं तो दोनों को मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने अमाउंट मौजूद है। तो अब वो दोनों फॉर एग्जांपल उनके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ मौजूद हैं। तो दोनों ट्राई करते हैं कि हमारे अकाउंट में से 25,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर लें। अब मिस्टर राशिद भी 25,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर लेते हैं और मिस्टर जवाद भी 25,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर लेते हैं। अब उनके टोटल अकाउंट में अमाउंट थी 30,000 रुपीज़, जबकि उन्होंने विदड्रॉ करवा लिए 50,000 रुपीज़। तो इससे एटीएम मशीन ने एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर दिए। तो इससे बैंक को 20,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो अब हमने देखना है कि इस प्रॉब्लम को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक ही एसक्यूएल स्टेटमेंट दो डिफरेंट एटीएम मशीन पे चल रही हैं या एग्जीक्यूट हो रही हैं, कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एक एटीएम मशीन पे एग्जीक्यूट हो रही है और दूसरी एसक्यूएल स्टेटमेंट दूसरी एसक्यूएल स्टेटमेंट दूसरे एटीएम मशीन पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो हो जिसमें हमारे पास मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एक सिंगल एंटिटी के तौर पे काम करें। अगर उनमें से एक भी एसक्यूएल स्टेटमेंट फेल हो जाए तो पूरी की पूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट फेल हो जाए। यानी कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास 5 एसक्यूएल स्टेटमेंट हैं और पहली 4 एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, जबकि 5वीं एसक्यूएल स्टेटमेंट फेल हो गई, तो इससे ये हो कि हमारे पास बाकी चारों की चारों स्टेटमेंट भी रिवोक हो जाएं या वो भी कहें कि हमने भी एग्जीक्यूट नहीं होना। तो अब हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो होना चाहिए जिसमें मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हमारे पास एक सिंगल एंटिटी के तौर पे काम कर रही हों। तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमारे पास एक यूनिट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक सिंगल एंटिटी के तौर पे काम करती हैं या सिंगल यूनिट के तौर पे काम करती हैं। अब फॉर एग्जांपल, मिस्टर अहमद के केस में 3 हमारे पास स्टेटमेंट हैं कि पहले वो चेक कर रहा है कि उसके अकाउंट में 4000 रुपीज़ हैं भी या नहीं। दूसरे केस में वो रिमूव कर रहा है कि उसके करंट अकाउंट से 4000 रुपीज़ रिमूव कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। जबकि तीसरी स्टेटमेंट में या एसक्यूएल स्टेटमेंट में रकम ऐड हो रही है कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुई थी वही वैल्यू हमारे पास सेविंग अकाउंट में ऐड हो जाती है। अब मिस्टर अहमद के केस में यहाँ पे फर्स्ट 2 एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, यानी कि बैलेंस भी मिस्टर अहमद ने चेक कर लिया था
और उसके करंट अकाउंट से 4000 रुपीज़ भी माइनस हो गए थे। जब तीसरी एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने जा रही थी तो एटीएम मशीन पावर ऑफ हो गई और उसके करंट अकाउंट से 4000 रुपीज़ माइनस हो गए और उसके सेविंग अकाउंट में 4000 रुपीज़ ऐड नहीं हुए। तो अगर ये हमारे पास तीनों स्टेटमेंट एक सिंगल एंटिटी होते तो अगर इस तीसरी स्टेटमेंट फेल हो जाती तो बाकी पहले वाली दोनों स्टेटमेंट्स भी फेल हो जाती हैं। अब पहले केस में क्योंकि अहमद के केस में हमारे पास वो ट्रांजैक्शन नहीं थी या सिंगल एंटिटी के तौर पे तीनों सिंगल एंटिटी के तौर पे काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से मिस्टर अहमद को 4000 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे एसक्यूएल ट्रांजैक्शन की एसेट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एसेट प्रॉपर्टीज़ में ए हमारे पास एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटॉमिसिटी का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि एसक्यूएल ट्रांजैक्शन या तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी या कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि इसका जो स्टेटस है वो या तो सक्सेस होगा या फेल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एसक्यूएल ट्रांजैक्शन में कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हों और कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हों। जैसे हमारे पास मिस्टर अहमद के केस में हुआ कि वहाँ पे दो स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट हुई, यानी कि बैलेंस भी चेक हुआ और करंट अकाउंट से भी रकम रिमूव हुई, जबकि सेविंग अकाउंट में रकम ऐड नहीं हुई। तो इस वजह से यहाँ पे एटॉमिसिटी का इशू हुआ कि आधी स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हुई, आधी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो एसक्यूएल ट्रांजैक्शन में हमारे पास एक ट्रांजैक्शन या तो सक्सेस होगी या फेल होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी से मतलब ये है कि हमारे पास जब एसक्यूएल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर अहमद के केस में हमारे पास करंट अकाउंट से 4000 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट हुए थे, तो हमारे पास सेविंग अकाउंट में भी 4000 रुपीज़ ऐड होने चाहिए। तो जितना डाटा हमारे पास यहाँ से रिमूव हुआ था उतना हमारे पास डाटा यहाँ पे ऐड हुआ है। तो हमारे पास नेट में जो आ रहा है वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि ऊपर नीचे हो, यानी कि 4000 रुपीज़ यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ पे ऐड हुए। तो यहाँ पे डाटा कंसिस्टेंट है। यहाँ पे डाटा यानी कि ये नहीं हुआ कि यहाँ से 3000 रुपीज़ रिमूव हुए और यहाँ पे 2000 रुपीज़ ऐड हुए। तो जितना डाटा यहाँ से रिमूव हो रहा है उतना डाटा यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो डाटा कंसिस्टेंट होता है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आई आइसोलेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे हमारे पास है कि हर ट्रांजैक्शन डाटाबेस को कंसिस्टेंट व्यू करती है। ये मैटर नहीं करता कि ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिस्टर राशिद और मिस्टर जवाद के केस में क्योंकि दोनों फ्रेंड्स डिफरेंट एटीएम मशीन पे ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, तो अगर हमारे पास यहाँ पे आइसोलेटेड प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट हुई होगी तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मिस्टर राशिद ने कार्ड इंसर्ट किया तो मिस्टर जवाद को ये मैसेज आएगा कि ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक मिस्टर राशिद कंप्लीट ना कर लें। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हमारे पास डाटा की कंसिस्टेंसी को मेक श्योर करता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज पावर सप्लाई चली जाती है या हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट हैक हो जाता है तो उसके लिए ड्यूरेबिलिटी हमारे पास ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर करता है, जबकि मेन डाटाबेस में ये डाटा स्टोर नहीं करता। तो इससे हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि किस टाइम पे हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन हुई थी। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर अहमद के केस में अगर ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट हुई होती तो हमारे पास डिफरेंट प्लेस पे एक रिकॉर्ड चला जाता कि मिस्टर अहमद ने करंट अकाउंट से 4000 रुपीज़ तो रिमूव किए थे, लेकिन उसके सेविंग अकाउंट में उसके 4000 रुपीज़ ऐड नहीं हुए, तो उसको 4000 रुपीज़ का लॉस होने से बच जाता। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपने एसक्यूएल में ट्रांजैक्शन लिखनी हो तो आप यहाँ पे ये सिंटैक्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन और उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में आप अपने डाटा को जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, 1 2 3 मल्टीपल जितनी भी आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं वो ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप कमेंट कर देंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने ये मेक श्योर किया या आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट को ये ऑर्डर दिया कि इन एसक्यूएल स्टेटमेंट ने जो भी हमारे पास डाटा बेस में चेंजेस किए हैं उनको परमानेंटली सेव कर दे। जबकि अगर कोई हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है तो वो कैच ब्लॉक में होगी और अगर एक्सेप्शन आई
तो उसके बाद यहाँ पे हम पूरी की पूरी जो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 5 स्टेटमेंट लिखी हैं और उनमें से 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और 3 नहीं हुई, तो रोल बैक ये करेगा कि उन 2 एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट को भी रिवोक कर देगा, यानी कि उनको भी अनडू कर देगा, तो डेटाबेस में चेंजेस सेव नहीं होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे आपने 2 बातें याद रखनी है, कमिट और रोल बैक। कमिट हमारे पास डाटा को परमानेंटली स्टोर करवा देता है और रोल बैक जो हमारे पास एसक्यूएल स्टेटमेंट में कुछ एग्जीक्यूटेड या पार्शली एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके रिजल्ट को अनडू कर देता है या चेंज कर देता है या रिवर्स कर देता है। तो चलें अब हम एसक्यूएल ट्रांजैक्शन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कंप्यूटर। अब हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है बैंक अकाउंट्स के नाम से, और इसमें हमारे पास 3 टेबल्स पड़ी हैं। करंट अकाउंट्स का टेबल है, पर्सनस का टेबल है और सेविंग अकाउंट्स का टेबल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों टेबल्स में हमारे पास डाटा क्या पड़ा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनस, और इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे टेबल से डाटा उठाता हूँ तो लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम करंट अकाउंट्स, और उसके बाद तीसरे टेबल से मैंने डाटा उठाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि पर्सनस हमारे पास 3 है, और यहाँ पे जो राशिद पर्सन है उसके अकाउंट में हमारे पास सेविंग करंट अकाउंट में 5000 रुपीज़ हैं, और हमारे पास इसके सेविंग अकाउंट में हमारे पास 0 बैलेंस है। तो अब यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मैंने क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस को अपडेट करना है, यानी कि 5000 को अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट अकाउंट्स, और इसके बाद क्योंकि मैंने बैलेंस के कॉलम को अपडेट करना है, यानी ये वैल्यू अपडेट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा बैलेंस, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बैलेंस को करना है 4000, और इसके बाद मैं लिखूँगा वेयर ID इज़ इक्वल टू 3, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब क्योंकि ये जो कमांड है वो किसी भी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है, तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास डाटा क्या होगा, परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे डाटा मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि डाटा परमानेंटली सेव हो गया है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको 5000 करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिगिन ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो 5000 है ये जो परमानेंटली हमारे पास टेबल में सेव नहीं हुआ, यानी कि ये जो चेंजेस हैं वो अनकमिटेड हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन ओपन करता हूँ, यानी कि एक न्यू विंडो ओपन की, तो एक नया कनेक्शन ओपन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट कमांड लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल करंट, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें टेबल में हमारे पास 2 रोज़ थी, तो 2 रोज़ हमारे पास नॉर्मली लेस देन सेकंड्स में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स हो गए हैं और डाटा हमारे पास नहीं आया। तो अब ये हमारे पास अनकमिटेड चेंजेस को अलाउ नहीं कर रहा व्यू करने के लिए। तो अगर हमने अनकमिटेड चेंजेस को देखना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे हम लिखते हैं आइसोलेशन लेवल, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं रीड करना है हमने अनकमिटेड को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनकमिटेड, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ स्टॉप करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास अनकमिटेड चेंजेस को अलाउ कर रहा है देखने के लिए। अब क्योंकि जब हमने वापस 5000 किया था तो हमने उस डाटा को परमानेंटली सेव नहीं किया था। तो अब हमने अगर डाटा को परमानेंटली सेव करना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं कमेंट, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास जो 5000 है वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको 4000 करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो डाटा है वो अनकमिटेड है, अब यहाँ पे हम 2 ऑप्शन है, हम ये 4000 को परमानेंटली सेव भी कर सकते हैं और इसको रोल बैक भी कर सकते हैं, तो या अनडू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रोल बैक, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजैक्शन, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो चेंजेस हैं उनको मैंने अनडू कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे डाटा देखूँगा तो यहाँ पे 5000 ही होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो डाटा है
वो यहाँ पे 5000 ही है, यानी कि हमारे पास जो चेंजेस हैं वो परमानेंटली सेव नहीं हुई थी, उनको हमने अनडू कर लिया था। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि अगर हमने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। तो प्रोसीजर का नाम मैं लिखता हूँ ट्रांसफ़र मनी। अब इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर हम अकाउंट का पास करेंगे कि हमने किस अकाउंट से विड्रॉ करनी है मनी, और दूसरा पैरामीटर हम अमाउंट का पास करेंगे कि हमने कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास कर लिए, जो अमाउंट हमने विड्रॉ करनी है या ट्रांसफ़र करनी है, और दूसरा हमने अकाउंट मेंशन करना है कि किस अकाउंट से हमने मनी ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ पे एज, बिगिन और एंड, और इसके बाद यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करता हूँ, बिगिन ट्रांजैक्शन, और इसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिगिन ट्राई, और इसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक को एंड कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं कैच ब्लॉक यूज़ करूँगा, कैच, और इसके बाद यहाँ पे कैच ब्लॉक को भी मैं एंड कर दूँगा। अब यहाँ पे आके मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो अमाउंट हमारे पास करंट अकाउंट में है भी या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ करंट अमाउंट के नाम से, और इसकी टाइप मैंने मेंशन की इंटीजर। और उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कमांड यूज़ करूँगा, सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट अकाउंट से हमने डाटा उठाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैलेंस इसका उठाना है, डॉट बैलेंस, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम टेबल करंट वाव टेबल पर्सन्स, वेयर टेबल पर्सन डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू टेबल करंट डॉट अकाउंट नंबर, एंड टेबल पर्सन डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, अब ये जो अकाउंट नंबर हम पैरामीटर में पास किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट। अब यहाँ पे वैल्यू मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवानी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी अमाउंट, और इसको वैल्यू हमने इक्वल कर दी। अब यहाँ पे इस वेरिएबल में हमारे पास करंट अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो वैल्यू हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो मौजूदा बैलेंस से लेस है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिगिन, और यहाँ पे मैं एंड कर दूँगा, और यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा। इफ़ जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू है जो अमाउंट हमारे पास अकाउंट में पड़ी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी अमाउंट, और इसके बाद यहाँ पे मैं देखूँगा कि अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि हमारे सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी कितनी अमाउंट पड़ी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, डिक्लेयर एस अमाउंट, और यहाँ पे इसकी टाइप मेंशन की मैंने इंटीजर, और इसको वैल्यू को मैंने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टेबल सेविंग डॉट बैलेंस फ्रॉम टेबल सेविंग वेयर अकाउंट नंबर इज़ इक्वल टू, जो हम पैरामीटर में अकाउंट भेज रहे हैं उसके अगेंस्ट हमने सेविंग जो बैलेंस है वो हमने उठाना है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट, और उसके बाद हमने अपडेट करना है सेविंग अकाउंट को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट सेविंग, और यहाँ पे मैं कहूँगा सेट बैलेंस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जो अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी थी, तो ऑलरेडी अमाउंट हमारे पास क्या थी, इस वेरिएबल में पड़ी थी। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। तो अब इन दो वेरिएबल्स को, जो ऑलरेडी अमाउंट पड़ी है और जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा अमाउंट प्लस, और इसके बाद जो ऑलरेडी अमाउंट पड़ी है एस अमाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हम पैरामीटर में अकाउंट भेज रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने अब सेविंग अकाउंट को यानी कि अपडेट कर लिया कि जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे थे वो ट्रांसफ़र हो गई। अब हमने
करंट अकाउंट से वैल्यू माइनस करनी है तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट और यहाँ पे लिखूँगा टेबल करंट और उसके बाद सेट बैलेंस इज इक्वल टू जो हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट पड़ी थी जो हमने विड्रा कर ली तो इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो ऑलरेडी अमाउंट पड़ी थी उसमें से माइनस कर दें जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा वेयर अकाउंट नंबर इज़ इक्वल टू अकाउंट। तो अब यहाँ पे जब ये चेंजेस हो जाएंगी तो इन चेंजेस को हमने क्या करना है परमानेंटली सेव करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कमेंट ट्रांजैक्शन और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो यहाँ पे मैं इनको रोल बैक कर लूँगा, रोल बैक और यहाँ पे लिखूँगा ट्रांजैक्शन। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया ट्रांसफ़र बनी के नाम से। तो अब इसको मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जीक्यूट और यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखूँगा dbo डॉट ट्रांसफ़र मनी और इसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए थे। तो 2 पैरामीटर हमारे पास, पहला पैरामीटर अकाउंट का था और दूसरा पैरामीटर हमारे पास अमाउंट का था। तो पहला पैरामीटर हमने भेजा अकाउंट नंबर हमारे पास ये था और इसके बाद अमाउंट हमने भेजी 5000। अब यहाँ पे 5000 हम करंट अकाउंट से निकाल के सेविंग अकाउंट में सेव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ इफ़ेक्ट हो गई हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट में ऐड हो गया और करंट अकाउंट से माइनस हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों टेबल से डाटा उठा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों टेबल से डाटा उठाता हूँ तो यहाँ पे देखें कि करंट अकाउंट से वैल्यू माइनस हो गई है और सेविंग अकाउंट में वैल्यू प्लस हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाले वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।